Anjali and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Metamorphosis by Ovid. So आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि हमें Metamorphosis के बारे में डिस्कस करना चाहिए. So यहाँ पर हम Metamorphosis का इंट्रोडक्शन, उसका एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं. So हम देखते हैं कि हम Metamorphosis के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट ओविड. सबसे पहले हम जो हमारे पोएट हैं ओविड, देखो मेटामॉर्फोसिस जो है वो एक पोएट्री है, एक पोम है. सो हम पोएट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द मेटामॉर्फोसिस. उसके बाद हम जो ये मेटामॉर्फोसिस है आखिर ये है क्या, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट ओवरव्यू. और मैं यहाँ पर आपको जो ये पूरी पोम है इसका एक ओवरव्यू दे दूंगी कि मेटामॉर्फोसिस में आखिर होता क्या है. एंड एज यू नो दैट मेटामॉर्फोसिस में टोटल 15 बुक्स हैं, बट आपके एग्जाम्स में जो जो बुक्स आ रही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. मैं स्पेसिफिकली उन्हीं बुक्स के ऊपर वीडियोस बना दूंगी, बिकॉज अभी सारी बनाना इज नॉट पॉसिबल, बट आपके एग्जाम्स में जो आ रही हैं आई विल ट्राई कि मैं उनको बना पाऊँ. सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपकी कौन कौन सी आ रही है. जैसे पिरामस इन थिस्बी आई गेस आ रही है बहुत सारे लोगों की. उसके अलावा भी अगर कोई और बुक है मेटामॉर्फोसिस की, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं उन पर वीडियोस बना दूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट. और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएट. यहाँ पर हम पोएट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं. सो पोएट इज ओविड, बट इनका जो कंप्लीट नेम है वो था पेब्लियस ओविडियस नासो. ही वॉज द रोमन पोएट. जो ओविड है वो एक रोमन पोएट है. लिव्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ ऑगस्टस. ये ऑगस्टस किंग के टाइम पीरियड के राइटर हैं, पोएट हैं. Contemporaries of Virgil and Horace, with whom he ranked as the one of the 3 canonical poets of Roman literature. Yes, रोमन लिटरेचर के 3 कैनोनिकल पोइट्स हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं. रैंक किया जाता है इन्हें 3 कैनोनिकल पोइट्स, और उसमें से एक ओविड भी हैं. इनके कंटेम्पररीज थे वर्जिल और होरेस, और साथ साथ ओविड. ये 3 ऐसे रोमन लिटरेचर के कैनोनिकल पोइट्स हैं जिन्हें अच्छा पोइट माना जाता है, रैंक्ड एज वन ऑफ द 3 canonical poets of Roman literature. He is most famous for the Metamorphosis. Ovid को ज़्यादातर Metamorphosis के लिए ही फेमस माना जाता है. जो इनका ये वर्क है Metamorphosis, इसको इनका मास्टरपीस भी कंसीडर किया जाता है. सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू द पोएट. अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द Metamorphosis. इसे ध्यान से समझना. सो गाइस देखो आखिर Metamorphosis है क्या, ये पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटामॉर्फोसिस का लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, की चीजें चेंज होते रहना, ट्रांसफॉर्म होते रहना. एंड इट इज द गवर्निंग थीम ऑफ दिस टेक्स्ट ऑब्वियसली, और ये इस टेक्स्ट की थीम भी है. फर्स्ट बुक में हम कुछ और पढ़ते हैं, सेकेंड बुक में जब हम जाते हैं तो टॉपिक पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है. So metamorphosis means transformation and it is the governing theme of the text as well. अगर आपको metamorphosis की themes पर लिखना आ जाता है, so you can write metamorphosis is also a theme. It's mean transformation is also a theme of this poem, this text. It is also a compilation of myths. Yes, इसमें myths को भी compile किया गया है. Some complementary and some contradictory, well known in Ovid's society. अब देखो ये ओविड ने लिखा है तो ओविड अपनी सोसाइटी का ही जिक्र अपने वर्क में करेंगे. देखो जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में कोई ऐसी चीज है जिससे वो ना खुश हैं, वो लिखते हैं ताकि उन चीजों में चेंज आ जाए. तो पोएट कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करने का भी काम करते हैं, राइटर्स, पोएट्स. सो यहाँ पर इसमें मेटामॉर्फोसिस में मिथ्स को भी कंपाइल किया गया है. कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ओविड के टाइम के जो मिथ्स थे. We can also compare it to the modern day collection of fables. इसको हम आजकल जो fables चल रहे हैं उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट जो fables होते हैं उनमें क्लियर मीनिंग होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस में ऐसा कुछ नहीं है. देखो fables में एकदम जो मॉरल है, जो सीख है, वो क्लियर होती है, बट अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें उसमें कहीं पर भी जो मीनिंग है दैट इज नॉट क्लियर. एज अ पोम ओविड ऑल्सो सो मेटामॉर्फोसिस एज एन ऑफरिंग्स टू द गॉड. He asked help in making the poem worthy. So देखो ये एक पोएम है, तो यहाँ पर जो ओविड है या कोई भी राइटर है सबसे पहले ब्लेसिंग्स लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं, बेनेडिक्शंस करते हैं. सो यहाँ पर ओविड सबसे पहले गॉड को ऑफरिंग करते हैं, मतलब वो इस पोएम को कहीं ना कहीं मेटामॉर्फोसिस को गॉड को ऑफर करते हैं, और क्या बोलते हैं कि उनकी इस पोएम को वर्दी मतलब
फेम मिले। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज इन मेटामॉर्फोसिस एड्रेसेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये जो इसको आप थीम भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव, इट कैन ऑल्सो बी अ थीम ऑफ दिस पोम। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओविड है कहीं ना कहीं स्टोरीज में पावर ऑफ लव दिखाते हैं विच इज ट्रांसफॉर्मेटिव। किसी को किसी में ट्रांसफॉर्मेट कर दिया जाता है, जैसे आयो जो है उसको काउ में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है। सो बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। Ovid does not believe love conquers all or always the positive thing. Very important. जो Ovid है वो ये नहीं मानते कि जो प्यार है वो सब कुछ ही है और हमेशा पॉजिटिव ही होता है। But he clearly believes that love changes people for better or worse. वो ये नहीं मानते कि प्यार सब कुछ है और हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बट ही बिलीव्स कि प्यार लोगों को चेंज करता है, चाहे वो अच्छे के लिए करे चाहे बुरे के लिए करे। लव चेंजेस पीपल ईदर फॉर द बेटर और वर्स। इन मेटामॉर्फोसिस ओविड ट्रीट्स, ये ओविड ट्रीट्स होना था, इन मेटामॉर्फोसिस ओविड ट्रीट्स लव डिफरेंटली। इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज एन एपिक अबाउट लव। यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव दिखाई है और कहीं ना कहीं जो ज्यादातर स्टोरीज है वो लव से ही रिलेटेड है। तो ओविड यहाँ पर लव को बड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और हम कह भी सकते हैं कि जो ये पोएम है ये एक एपिक है अबाउट लव, क्योंकि लव के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र यहाँ पर है। जब आप स्टोरीज पढ़ोगे तब आपको ये चीज रियलाइज हो गई। इट इज कंपोज इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, क्लासिक मीटर ऑफ एन एपिक एज वेल। देखो जो ये वर्क है ओविड का ये कंपोज हुआ है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में। ये पोएट्री लिखने का, एपिक लिखने का एक तरीका है, मीटर है। सो उसमें इसको लिखा है नॉट इन ओविड्स कस्टमरी एलिजिएक कपलेट स्टैंडर्ड मीटर ऑफ लव पोएट्री। सो देखो ओविड का जो लिखने का तरीका है वो एलिजिएक कपलेट है। ओविड जो लिखते हैं वो एलिजिएक कपलेट में लिखते हैं, बट इस वर्क में उन्होंने डेक्टाइलिक हेक्सामीटर का यूज किया है जो कि क्लासिक मीटर है एपिक का। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये एक एपिक भी है लव के बारे में, क्योंकि उन्होंने जिस फॉर्म का, जिस मीटर का यहाँ पर यूज किया है दैट इज क्लासिक मीटर ऑफ एपिक एज वेल। स्टोरीज कंपाइल्ड इन मेटामॉर्फोसिस ग्रेट इन स्कोप एंड डिटेल। जो मेटामॉर्फोसिस की स्टोरीज हैं वो ग्रेट इन स्कोप है और डिटेल भी बहुत अच्छे से दी है, कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स टू व्हाई मलबरी ट्रीज हैव रेड बेरीज। सो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज की डिटेल यहाँ पर बताई गई है कि क्रिएशन कैसे हुआ अर्थ का, फिर ह्यूमन आए, फिर ग्रेट फ्लड आया, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। Incredibly popular in their own time and for centuries afterwards, still favorite of those who study ancient life and languages. So देखो इस वर्क को बहुत ज्यादा प्यार मिला, लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। ये ओविड के टाइम में तो पॉपुलर था, उनके बाद भी पॉपुलर रहा कई सेंचुरीज तक, और इवन दो इट इज स्टिल फेवरेट वर्क ऑफ द पीपल हु स्टडी एंशियंट लाइफ एंड लैंग्वेजेस। जिन लोगों को हिस्ट्री में, एंशियंट लाइफ और लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, आज भी ये वर्क उन लोगों का फेवरेट है। दे लव टू रीड दिस बुक और दे लव टू रीड दिस वर्क। दिस वर्क हैड इन्फ्लुएंस्ड ऑन अदर वर्क्स ऑफ आर्ट्स। इस वर्क ने और लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली ड्यूरिंग यूरोपियन रिनेसांस। जो यूरोपियन रिनेसांस की वर्क है उस पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखता है। Ovid's Metamorphoses considered to be the Shakespeare favorite literary works and influenced many of his play। जो Ovid Metamorphoses है ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का फेवरेट लिटरेरी वर्क था और वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी थे और उनके प्लेज में भी इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिलता है। फॉर इंस्टेंस Ovid's Pyramus and Thisbe greatly influenced Romeo and Juliet। यस, जो Pyramus and Thisbe वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं रोमियो एंड जूलियट वाला सीन है। मतलब जो शेक्सपियर है वो इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, इतना इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने पिरामस एंड थिस्बी का कहीं ना कहीं उससे एक इंस्पिरेशन ली, उससे इन्फ्लुएंस हुए और रोमियो जूलियट लिखा। इट कंटिन्यूज टू बी ट्रांसलेटेड एंड री इंटरप्रेटेड बाय मॉडर्न पोइट्स एंड राइटर्स। इसको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और जो मॉडर्न राइटर्स है वो इसको री इंटरप्रेट करते हैं, अपनी थ्योरीज, अपने पर्सपेक्टिव इस वर्क के ऊपर देते हैं। So that's all about introduction to the Metamorphoses. Now we'll discuss about the plot overview. Metamorphoses consists of 15 books, can be divided into 6 sections. So देखो यहाँ पर एक overview दे रही हूँ कैसे कैसे plot develop होता है। So Metamorphoses में total 15 books हैं, इनको हम 6 parts में 6 sections में divide कर सकते हैं। So देखो first section में क्या है? In the first section
नरेटर प्रेज टू द गॉड फॉर इंस्पिरेशन, गॉड से प्रे करते हैं कि उनके इस वर्क को फेम मिले. लेज आउट द थीम मेटामॉर्फोसिस. यस, फर्स्ट पार्ट में ही वो बता देते हैं कहीं ना कहीं कि इस वर्क की जो डोमिनेटिंग थीम है वो मेटामॉर्फोसिस है. स्टेट्स हिज इंटेंशन टू राइट अ सिंगल कंटिन्यूअस पोएम दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड टू दैट डे. सो देखो मेटामॉर्फोसिस ये क्यों है. मेटामॉर्फोसिस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. और जो सोसाइटी आज है वो आज से 100 साल 1000 साल पहले नहीं थी. सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होकर ऐसी हुई है. सो ओविड बताते हैं कि जो वर्ल्ड की क्रिएशन है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ, उसके बाद वो अपने टाइम पीरियड तक के बारे में हर चीज बता रहे हैं. इट्स मीन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से किस तरीके से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होता होता उनके टाइम पीरियड तक आया है, उसको वो एक सिंगल पोएम में बताते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द थीम कि क्रिएशन इस तरीके से हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, और आज जब वो ये पोएम लिख रहे हैं तब सोसाइटी ऐसी है. सो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है तो हमें पता लग जाता है फर्स्ट सेक्शन में ही कि मेटामॉर्फोसिस इज द डोमिनेटिंग थीम ऑफ दिस वर्क. इन दिस सेकेंड सेक्शन ओविड डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. About entire creation, human life is formed. Immediately human starts behaving badly. So फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने गॉड को प्रे किया, मेटामॉर्फोसिस थीम है ये बताया, और वो एक सिंगल पोएम लिखने वाले हैं क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से लेकर आज तक की, ये बताया. सेकेंड सेक्शन में ही डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. वो बताते हैं कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ. आफ्टर एंटायर क्रिएशन ह्यूमन लाइफ इज फॉर्म्ड. हर चीज क्रिएट होने के बाद उन्हें कोई चाहिए था, गॉड को कोई चाहिए था जो गॉड को एडमायर कर सके कि उन्होंने इतना ज्यादा खूबसूरत एक प्लेस बनाया है. एंड दैट्स व्हाई गॉड ने कौन बनाए, हम ह्यूमन बीइंग. इमीडिएटली ह्यूमन स्टार्ट्स बिहेविंग बैडली. लेकिन जो ह्यूमन थे वो उसके बाद बैड बिहेव करना शुरू कर देते हैं. एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस करप्शन Jove sends a great flood, destroys all living things except a couple, Deucalion and Pyrrha. So देखो क्या करते हैं, जो ह्यूमन है वो बैड बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो गॉड कब तक बर्दाश्त करे, गॉड को गुस्सा आ जाता है. एंड रिस्पॉन्स टू दिस करप्शन, दिस बैड बिहेवियर, जो गॉड है, गॉड जॉव, वो फ्लड भेज देते हैं. ग्रेट फ्लड मतलब हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है. और वो क्या करते हैं, एक नाव लेकर आते हैं और उसमें हर स्पीशीज के एक एक कपल को बिठा लेते हैं. और ह्यूमन कपल को बिठाते हैं, डिकैलियन और पायरा को. आफ्टर दैट दिस कपल रीपॉपुलेट्स द अर्थ. और उसके बाद जो एक कपल है वो अर्थ को रीपॉपुलेट कर देता है. इन द थर्ड सेक्शन ओविड फोकसेस ऑन द गॉड्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द मॉर्टल. तो सेकंड सेक्शन में पता लगा, क्रिएशन बताया, ग्रेट फ्लड बताया, ह्यूमन का जो बैड बिहेवियर था उसकी वजह से ग्रेट फ्लड आती है. उसके बाद ड्यूकैलियन और पायरा और बाकी अदर स्पीशीज के भी जो कपल है वो किस तरीके से अर्थ को रीपॉपुलेट कर देते हैं. देन थर्ड सेक्शन में ओविड फोकसेस एंड ओविड डिस्क्राइब्स अबाउट द गॉड्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द मॉर्टल्स. ही बिगिंस विद द थीम ऑफ डिवाइन रेप. ठीक है, थर्ड सेक्शन को हम अगर देखें तो उसमें डिवाइन रेप इज द डोमिनेटिंग थीम. तो आपको अब तक 2-3 थीम्स मिल चुकी हैं. मेटामॉर्फोसिस मिल चुका है, डिवाइन रेप मिल चुका है, और मैंने अभी आपको ऊपर एक और थीम बताई थी आई गेस. सो डिवाइन रेप इज ऑल्सो थीम. देखो किस तरीके से. इन बुक 1 गॉड अपोलो अटेम्प्ट्स टू रेप द निम्फ डेफ्ने. जुपिटर रेप्स आयो, कैलिस्टो एंड यूरोपा. सो डिवाइन रेप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थीम. जो गॉड अपोलो है ही अटेम्प्ट्स टू रेप निम्फ डेफ्ने. एंड देन जो गॉड जुपिटर है ही रेप्स आयो, कैलिस्टो एंड यूरोपा. देन इन बुक 2 नरेटर रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ पैथन्स फेटल चैरियट राइड विच नियरली डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड. सो देखो हमें पता लग रहा है गॉड्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द मॉर्टल्स. गॉड के इंटरेक्शंस किस तरीके के हैं मॉर्टल्स के साथ. फर्स्ट में डिवाइन रेप, सेकेंड बुक में मिलता है जो पैथन है वो किस तरीके से चैरियट राइड जो थी उसकी वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती. इन थर्ड बुक ओविड टेल्स सेवरल स्टोरीज कनेक्टेड टू कैडमस. कैडमस जो है वो थीबीज के फाउंडर थे. इडिपस द किंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कैडमस थे वो इडिपस के एसेंडेंट थे, उनके पूर्वज थे, है ना. कैडमस के डिसेंडेंट थे इडिपस. सो ओविड इसमें बताते हैं कि जो कैडमस थे वो फाउंडर ऑफ थीबीज. राइट्स अबाउट द डेथ ऑफ एक्टेयन. एक्टेयन की डेथ के बारे में लिखते हैं. एंड सिमिली द बर्थ ऑफ बेकस. एंड जो पैंथियस है रिफ्यूजेस टू वर्शिप बेकस एज गॉड. पैंथियस मना कर देते हैं कि वो बेकस को एज अ गॉड नहीं मानते और उनकी वर्शिप नहीं करेंगे. इन बुक 4 and 5 ही टेल्स ऑफ पर्सियस विक्ट्री ओवर एटलस, हिज रेस्क्यू ऑफ एंड मैरिज टू एंड्रोमेडा एंड हिज बैटल विद फेनियस. सो यहाँ पर बुक 4 और 5 में भी हमें इंटरेक्शन मिल रहा है
गॉड्स के बीच में और मॉर्टल्स के बीच में, कि किस तरीके से जो पर्सियस है वो एटलस को हरा देते हैं, विक्ट्री पा लेते हैं उनके ऊपर, इज रेस्क्यू ऑफ एंड मैरिज टू एंड्रोमेडा एंड इज बैटल विद पीनियस। सो ये थर्ड सेक्शन में हमने देखा कि मॉर्टल्स और गॉड्स के बीच में, डिवाइंस के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। सेकंड में हमने देखा क्रिएशन, फर्स्ट में देखा कि वो गॉड को ऑफर कर रही हैं। इन द फोर्थ सेक्शन ओविड मूव्स इनटू द रियाम ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस। सो गाइस देखो हर चीज चेंज हो रही है ना। फर्स्ट में कुछ और था, सेकंड सेक्शन कुछ और था, थर्ड कुछ और था। इट्स मीन दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज मेटामॉर्फोसिस। सो फोर्थ सेक्शन में वो बताते हैं हीरोज और हीरोइंस के बारे में। recounts the exploits of Jason who stole the fleece from the serpent and tells several stories about the power of magic and media. So यहाँ पर फोर्थ सेक्शन में वो जैसन के बारे में बताते हैं जो कि फ्लीस चुरा लेते हैं सरपेंट से, देन कुछ और स्टोरीज बताते हैं मैजिक की पावर के बारे में, एंड देन एक्सप्लेन्स माइनॉस प्रिपरेशन टू अटैक एथेंस। माइनॉस जो है वो एथेंस पर किस तरीके से अटैक करते हैं, हीरो है ना, बड़े पावरफुल हीरोज हैं। सो हीरोज के क्या पावर होती है कि वो ब्रेव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हर वक्त फाइट के लिए तैयार रहते हैं। सिमिलरली हीरोइंस, सो माइनॉस जो है वो प्रिपेयर करते हैं एथेन पर अटैक करने के लिए एंड इज सीज टू द सिटी ऑफ एल्केथॉस वेयर सिकेला फॉल्स इन लव विद हिम। और किस तरीके से वो एक सिटी को अपने कब्जे में भी ले लेते हैं, एंड द सिटी ऑफ एल्केथॉस, जहां पर जो सिकेला है उसको इनसे माइनॉस से प्यार हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि वो हीरो क्यों है। Then he tells the story of Myrmidon's miraculous appearance and set tale of Cephalus and Procris. ठीक है, he explains the Caledonian bear hunt and set death of Meleager at his mother's hand. So इस तरीके से यहाँ पर stories है कि set tales हैं, then death के बारे में बताया गया है। This section concludes with an extant account of Orpheus' life and tragic death. ये सेक्शन को कंक्लूड किस तरीके से किया जाता है, कैसे एंड होता है, ऑर्फियस की लाइफ कितनी ट्रेजिक रही और उसकी ट्रेजिक डेथ के बारे में बताकर। इन द फिफ्थ सेक्शन वी मूव क्लोजर टू द ट्रोजन वॉर। फिफ्थ सेक्शन लेके जाता है हमें ट्रोजन वॉर की तरफ। बुक 11 and 12 recounts Achilles' battle with Sicanus whom he chokes to death. सो इलियड में हमने पढ़ा ही है ट्रोजन वॉर के बारे में। नेक्स्ट टेल्स दिस बैटल बिटवीन केनियस एंड न्यूमरस सेंटोर्स। सेंटोर्स पता है आपको, हाफ हॉर्स और हाफ ह्यूमन जो होते हैं, मैंने आपके साथ हैरी पॉटर में इसके बारे में डिस्कस किया था। सो इनके बीच में बैटल के बारे में ऑल्सो हियर एल्कियंस लव एजेक्स वर्बल कंटेक्स्ट विद यूलिसिस ओवर द आर्मर ऑफ एक्किलीज। सो ट्रोजन वॉर की ही बात यहाँ पर चलती है। यूलिसिस डिफीट्स एजेक्स, एजेक्स कमिट्स सुसाइड। सो जो यूलिसिस है वो एजेक्स को हरा देता है और एजेक्स इस बात से दुखी होकर सुसाइड कर लेता है। एंड हिज ब्लड प्रोड्यूसेस अ हिकैंथिव फ्लावर। सो उसके ब्लड से एक फ्लावर बनता है। सो इस तरीके से ये फिफ्थ सेक्शन है। एंड एनियास सीक्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन लैंड एंड डिफीट्स टर्नस इन बैटल। अब जो ये एनियास है ये सोचता है कि मुझे अपनी खुद की एक लैंड बनानी है और टर्नस को हराना है। So then Ovid brings Roman history up through the successive kings of Alba and preaching of Pythagoras. So Ovid was the Roman poet और वो रोमन कल्चर को तो अच्छा ऑब्वियसली बताएंगे, और तो उसके बाद वो रोमन हिस्ट्री को लेकर आते हैं, रोमन हिस्ट्री की सक्सेस के बारे में बताते हैं, उसके सक्सेसिव किंग आल्बा के बारे में, पाइथागोरस की प्रीचिंग के बारे में। स्पीक्स अगेंस्ट कंज्यूमिंग फ्लैश एंड फोरकास्ट द राइज ऑफ रोम। फ्लैश जो लोग खाते हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। एंड फोरकास्ट द राइज ऑफ रोम, रोम के बारे में भी वो कमेंट करते हैं। देन ही मेंशंस सीजार एंड द राइज ऑफ ऑगस्टस। ऑब्वियसली ऑगस्टस के टाइम के राइटर है, पोएट है, तो ऑगस्टस के बारे में तो वो लिखेंगे, फिर वो सीजार के बारे में बताते हैं। अगर आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा इन योर क्लास 11 इफ यू आर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तो आपको ये सीजार ऑगस्टस सब पता होगा। सिक्स्थ सेक्शन comprises the epilogue. सिक्स्थ सेक्शन में आता है epilogue, and at last in the epilogue Ovid prophesies a glorious Roman future and the immortality of his work. और लास्ट में जब ये एपिलॉग आता है, ओविड क्या प्रोफेसाइज करते हैं कि जो उनका ये वर्क है ये इमॉर्टल रहे, मतलब हर कोई इसे पढ़े, जिंदा रहे, हमेशा अमर रहे, इमॉर्टल रहे। एंड ही ऑल्सो
वांट की जो रोमन कल्चर है, रोमन का जो फ्यूचर है वो ग्लोरियस रहे। सो एपिलॉग में वो ये करते हैं, ये चाहते हैं, ऐसी प्रोफेसीज करते हैं। सो गाइज देखो, दिस इज मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है, पहले सेक्शन में वो गॉड को ऑफर करते हैं, सेकंड में क्रिएशन बताते हैं, थर्ड में वो बताते हैं रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द इमॉर्टल्स, फोर्थ में किस तरीके से, फोर्थ में क्या था, फोर्थ सेक्शन, लेट मी चेक। यस, फोर्थ सेक्शन में वो बताते हैं रियाम ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस। फिफ्थ सेक्शन में वो बताते हैं ट्रोजन वॉर के बारे में, एंड इन द सिक्स्थ सेक्शन एपिलोग की बात होती है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द मेटामॉर्फोसिस। एज आई टोल्ड यू, आपकी जो जो बुक्स मेटामॉर्फोसिस की आ रही हैं एग्जाम्स में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल मेक पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट बुक्स, उनके थीम्स, उनके कैरेक्टर्स, उनकी डिटेल्ड समरी आई विल डिस्कस विद यू। सो आई होप आपको जो ये मेटामॉर्फोसिस है इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इसके बाद भी, if you guys are having any doubt, then you can contact me on Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box. So guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।